हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टिकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर केमिकल रिएक्शंस का स्टिकियोमेट्री से क्या रिलेशंस है और ये एक्चुअल में स्टिकियोमेट्री है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। केमिकल रिएक्शंस क्या है और स्टिकियोमेट्री क्या है और दोनों में क्या इंटरम्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शन ही, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। तो और वहाँ पर आपने पढ़ा था कि व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो वही डिफिनीशन यहाँ पर भी लिखी हुई है कि व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर सब्सटेंस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड है, नॉन मेटल सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट केवल गैस होता है। अब ये ना कार्बन है ना ऑक्सीजन है, ये आपने देखा होगा। अगर कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो कुछ बुक्स में केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि द म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ ए न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। वही सेम चीज ऊपर वाली बात, बशर्ते यहां पर उसने एक नया वर्ड जोड़ दिया, म्यूचुअल इंटरेक्शंस, जिसका मतलब होता आपस में रिएक्ट करना। यानी दो सब्सटेंस हैं और अगर वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शंस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमेशा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से टोटली अलग होती है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हैं हाइड्रोजन। अब हम कहेंगे सर कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन एक कौन सी गैस है, आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो ये जलती है, मतलब हाइड्रोजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है। ये जलने वाली गैस है और ये जलाने वाली गैस है। तो यानी अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तब तो पेट्रोल से भी खतरनाक होना चाहिए। लेकिन यहां पर जब दोनों का रिएक्शन होता है तो बनते क्या है, वाटर, और ये किसी भी जलती हुई आग को बुझा देते हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही हुआ कि एक जलने में सहायक और एक जलाने में सहायक, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट पानी को बुझा, आग को बुझा देते हैं। तो ये रिजल्टिंग रिएक्शंस यहां पर आते हैं। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से टोटली अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टिकियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग स्टिकियोमेट्री पे। अब क्वेश्चन होता है कि सर स्टिकियोमेट्री है क्या। सच में बताऊं बच्चों तो इसमें जो स्टिकियोमेट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपने देखा होगा पूरे साइंस में ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड से भरे पड़े हैं। अगर आप इतना मेहनत किसी अन्य चीज़ को भी लर्न करने में कर देते तो कोई एक साथ एक अध्याय भी लिख लेते। लेकिन चलिए अब ग्रीक वर्ड है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी या इसके इनिशिएशन के बारे में जो जानकारी हमको ग्रीक से मिलती है, इस नॉलेज इंप्रूवाइज करने के लिए हमें ये लर्न करना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं स्टिकियोमेट्री जो वर्ड है ये डिराइव फ्रॉम कहाँ से है, स्टोकिन्स। स्टोकिन्स मतलब होता है एलिमेंट, मतलब इस पूरे का मतलब हो गया एलिमेंट के बारे में। और दूसरे बोलते हैं मेट्रॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं मेट्री। मेट्रॉन्स मतलब होता है मेजर, यानी हमें एलिमेंट्स के बारे में मेजर करना है कि एलिमेंट्स कितना है। कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में उनका अमाउंट कितना है, उन्हीं के अमाउंट की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकियोमेट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन बन गई बच्चों। डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि स्टिकियोमेट्री मींस इन ए केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आपने रिएक्टेंट का अमाउंट कम लिया तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम बनेगा, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट कम बनेगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन या तो हाफ डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या तो रुक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में किसी एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली होने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट में, ताकि वो हमारा एग्जैक्ट वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर जाए, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट
का क्या रेशियो है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का क्या रेशियो, इन दोनों के अमाउंट की स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकियोमेट्री कहते हैं। तो वही मैंने लिखा कि इन ए केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज द स्टिकियोमेट्री। मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को एक रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। आप सिंपली देखते हैं एक रिएक्शन है कि A प्लस बी, ये किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करके C प्लस डी बनाते हैं। और जैसी बात है, जो आपने अमाउंट लिया हुआ है, चाहे ग्राम में लिया होगा चाहे मोल में लिया होगा, वो अमाउंट को अगर हमने कह दिया कि M अमाउंट का सब्सटेंस A है और N अमाउंट के 20 एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो X और Y अमाउंट में बनता है। तो इन्हीं कि ये यम कितना है और ये n कितना है और ये x कितना है और ये y कितना है। अगर आप इसको सिंपल वर्डों में लिखने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मान लिया आप अमोनिया बना रहे हैं, N2 प्लस 3H2 एरो लगा करके 2NH3 ये बना। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, टोटल हमने लिया कितना, 4, और बना कितना, 2। तो अगर आप नाइट्रोजन के अमाउंट को कम या ज्यादा करते हैं तो ये अमोनिया के फॉर्मेशन को फ्लक्चुएट करता है। तो वो एक निश्चित अमाउंट, वो एक निश्चित रेशियो की अगर ले ले तो हमको एग्जैक्ट हमारा अमोनिया बन जाए, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए और उससे हमारा कुल कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसके कैलकुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकियोमेट्री। यानी आप सिंपल ढंग से कह सकते हैं द कैलकुलेशंस ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज द स्टिकियोमेट्री। तो हम आ जाते हैं स्टिकियोमेट्रिक रेशियो पर। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर स्टिकियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो जैसा कि हमने ये जाना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज द स्टिकियोमेट्री। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम उस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट लेते हैं वो किस में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनको मोल्स में लेते हैं। तो अगर हमें जो रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर हम उन रिएक्टेंट के मोल के रेशियोज को ये कंपेयर करें कि प्रोडक्ट का मोल का रेशियो कितना है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, स्टिकियोमेट्रिक रेशियो। तो सिंपल सी बात है, वही मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द स्टिकियोमेट्रिक रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको रिएक्ट करके बनना था अमोनिया, जैसा कि इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था। तो यहां पर मैंने नाइट्रोजन का 1 मोल लिया, क्योंकि इसके आगे ये 1 माना जाता है, तो 1 मोल लिया और इस 1 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना कंपल्सरी। इससे कम या इससे अधिक होगा तो अमाउंट ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन या तो इनकम्प्लीट होगा या तो नहीं होगा। तो इनका निश्चित रेशियो कितना है, 1:3। और जब ये 1:3 रेशियो में मिलते हैं तो अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो 1 रेशियो का होता है, सॉरी अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो 2 रेशियो का होता है। तो इस प्रकार से इनके रेशियो में 1/3 इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद अगर आपने और भी कोई सब्सटेंस बन रहे हैं यहाँ पर XYZ करके कुछ भी बन रहा हो, तो वो उसके अपार्ट में उसके टोटल कितने मोल है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उस मोल के स्टिकियोमेट्री को रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते क्या है? स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के जो अमाउंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और वो कम से कम 1 मोल मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करे। और अगर वो 1 मोल मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने में किसी एक एटम को अगर आप आधा, तिहाई या चौथाई में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक होल नंबर में एक्सप्रेस्ड मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा उनको हम लोग कहते हैं स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि अगर मैंने कह दिया कि हमको 1 मोल वाटर बनाना है, और आप सभी को पता है 1 मोल वाटर बनाना या एक मॉलिक्यूल वाटर बनाना है, तो उसमें कम से कम हमको 1 मोल हमको हाइड्रोजन और 1/2 मोल हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये कहता है कि आप कभी आधा ना लिखें,
इसको जब भी लिखें तो एक कंप्लीट डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और जब हम इसको कंप्लीट डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम पूरे मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 एरो लगा करके 2H2। अब इनके कंपाउंड में, इनके प्रोडक्ट बनाने में जो रेशियो एक्सप्रेस होते हैं, तो इन्हीं कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। मतलब उसको जब हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तब अमाउंट ऑफ जो हमारे मोल्स हैं, इन्हीं मोल्स को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी टू बी ए केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हुए। तो सबसे पहली कंडीशंस ये है कि ट्रू केमिकल रिएक्शंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ट्रू केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ट्रू केमिकल रिएक्शंस, हम इस पहले रिएक्शन को हम ये बात करें कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन नेचर में अकर्ड हो रहा है, उसको होना है। वो एक्चुअल में हम जब भी केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो हम नेचुरली या आर्टिफिशियली किसी केमिकल कंपाउंड को बना करके रिएक्शन नहीं करा कर देखते हैं। पहले क्वेश्चन ये होता है कि वो नेचुरली वो कुल कितने प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले वही कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो नेचुरली अपने आप रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि वो नेचुरली है। तो उस रिएक्शन को कंपलसरी होना चाहिए, वो ट्रू केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, यानी वो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ये पता होगा कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर रिलीज करता है। ये तो आप सभी को जानते हैं, ये रिएक्शन नेचुरली अकरिंग है। लेकिन आप कभी भी इस रिएक्शन को जिंक सल्फेट और कॉपर से रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, और ना ही आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नो रिएक्शंस, तो ऐसे सभी रिएक्शन कि आप जिस रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कम से कम ट्रू होना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, शुड बी मॉलिक्यूलर। शुड बी मॉलिक्यूलर क्या होता है? अभी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि सर उसमें हम एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक मॉलिक्यूल हमको हाइड्रोजन और आधा एटम हमको ऑक्सीजन या एक एटम हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसको पूरी तरह से बैलेंस करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि 2 मोल वाटर बनने में 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लगते हैं। यानी वो सभी रिएक्शन को कंपलसरी है कि आप उसको एटॉमिक फॉर्म में एक्सप्रेस न करें बल्कि उसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। और तीसरी कंडीशन, शुड बी बैलेंस्ड। और जाहिर सी बात है वो रिएक्शन RHS इज इक्वल टू LHS होने चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के कितने तरीके हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में आप कुल 3 मेथड यूज करिएगा। सबसे पहला, अगर आप मान लीजिए कि A प्लस B रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट C प्लस D बनाता है, तो हमेशा याद रखिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एटम ऑफ A एंड B विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन एटम C एंड D। मतलब दोनों एटम एक दूसरे के जब ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उनके नंबर ऑफ एटम्स टोटल और नंबर ऑफ एटम्स इधर इक्वल होना चाहिए। और इनको रिएक्शंस करने के, इनको बैलेंस करने के लिए आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर सकते हैं। तब आप ऐसे रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों ये है स्टिकियोमेट्री के बारे में एक फुल डिटेल, जो इनके थ्योरीज आती हैं वो ये सब है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टिकियोमेट्री पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और ये इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया ये एक क्वेश्चन है कि हाउ मच जिंक शुड बी ट्रीटेड विथ एक्सेस HCl टू बी ऑब्टेन 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। कहना मतलब कि कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा जब हम
कितने अमाउंट ऑफ जिंक से उसको रिएक्शन कराएंगे, मतलब जिंक का वो अमाउंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स में ये लिखा हुआ कि हाउ मच जिंक शुड बी ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl टू ऑब्टेन 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP, मतलब कितना हमें जिंक लगेगा इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे कंपलसरी है बच्चों कि इसमें आपको वो रिएक्शंस आना चाहिए। अगर आप उस रिएक्शन को बैलेंस ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। तो चूंकि बहुत सिंपल है तो आप सभी को पता है कि जिंक जब भी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा। तो यही इसके बैलेंस रिएक्शन चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 हाइड्रोजन, 1 जिंक बराबर। और अब आप इसको इनके सॉल्व फॉर्म में लिखेंगे। का अमाउंट होता है 65.38 और हम जब इस 65.38 को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी एक मोल हो जाएगा ग्राम। क्योंकि हम कहीं पर भी अमाउंट ऑफ HCl का रिक्वायरमेंट नहीं किया, इस नाते आप इसके अमाउंट को नहीं लिखेंगे। जिंक क्लोराइड का भी अमाउंट नहीं पूछ रहा है, नहीं लिखेंगे। पूछ किसको रहा है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का अमाउंट जरूर लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना है कि 1 मोल और 1 मोल बराबर होता है कितना? 22.4 लीटर। यानी STP पर अगर आप 65.38 ग्राम जिंक को अगर 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो 22.4 लीटर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आप इसी को बेस बना करके लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज liberated by 65.38 ग्राम जिंक, क्योंकि हमें जिंक का ही अमाउंट निकालना है, इसलिए 1 लीटर HCl इज लिबरेटेड बाई 65.38 पूरे के अपान 22.4 लीटर। और पूछा कितना गया है? पूछा गया है 2.24 लीटर पे कितना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 65.38 इंटू 2.24 अपान 22.4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये 10 गुने का अंतर दिखा रहा है, 10 नहीं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऊपर लिख दे रहा हूँ तो होगा 65.38 इंटू 224 पूरे के अपान 240। अब काट दीजिए 1 टाइम्स 10 टाइम्स, आंसर कितना आएगा? 6.538 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कंप्लीटली 7.95 ग्राम ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड्स। तो क्वेश्चन जरा समझिए कि इसमें यह कह रहा है कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करती है तो हमको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना अमाउंट हाइड्रोजन लिबरेट करे कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो इसको रिड्यूस कर दे पूरा, और जब पूरा रिड्यूस करेगा तो ये कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्शंस ये चाहिए। अब ऐसे कंडीशंस में आप करेंगे क्या? तो पहले मैं अपने क्राइटेरिया को डिसाइड करता हूँ कि इतना मैं इस न्यूमेरिकल के लिए, उतना मैं उधर न्यूमेरिकल के लिए यूज करूँगा। तो सबसे पहले आप वही करिए, सबसे पहले वही 65.38 ग्राम जिंक से हमको कितना हाइड्रोजन मिलता है। तो चूंकि अगर ग्राम में, चूंकि यहाँ पे इनका लीटर में नहीं पूछा तो आप सीधे लिखिएगा 2 ग्राम।
ठीक। अब ये कह रहा है कि ये जो 2 ग्राम ये Cl है तो इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड का कुल कितना अमाउंट निकलेगा, तो कॉपर का होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 639 7.5 79.5, जो इसी का लगभग 10 गुना कम है। ठीक, इतना ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड हमको चाहिए 2 ग्राम हाइड्रोजन द्वारा पूरी तरह से रिड्यूस होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यही फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ इस रिएक्शन के कारण लिखेंगे बिकॉज ऑफ कितने हमें हाइड्रोजन ही चाहिए। तो कह रहा है कि 79.5 ग्राम ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड रिक्वायर्ड, कितना हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन। इस इक्वेशन से तो आ ही सकता है, इसलिए कितना हमको चाहिए 795 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 2/799.5 इंटू 7.95 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चूंकि ये इसका 10 गुना है तो ये 10 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 यानी 0.5 ग्राम हमको चाहिए। अब 0.5 ग्राम हमको चाहिए क्या, हाइड्रोजन। 0.5 ग्राम हमको हाइड्रोजन चाहिए, तब हम इतना क्यूप्रस ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ हाइड्रोजन, यानी अगर 63.85 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन निकलता है, यानी हम कह सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन से 63.85 ग्राम अगर जिंक निकलता है तो इतने ग्राम हाइड्रोजन से कितना जिंक निकलेगा। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड बाय कितना जिंक, 65.38 ग्राम। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम रिक्वायर्ड, तो 65.38 पूरे के अपान 2 और इसलिए कितने पे 0.5 पे कितना, तो मल्टीप्लाई, तो 65.38 इंटू 0.5 पूरे के अपान 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर दे भाई, ये हटा दीजिए डेसिमल, 0 हो जाएगा। 5 कन्ने 5, 5 चौक 20, 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 1 हुआ। अब यहाँ से 2 हासिल जाएगा, 25, 4 25 20, 4 छंग 24, 1 बचा, इधर जाएगा, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 चौक 16, 16.34 ग्राम जिंक इज रिक्वायर्ड बच्चों। तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 16.34 ग्राम। तो बच्चों इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है तो बच्चों आप उस न्यूमेरिकल्स को कमेंट सेक्शन में ही लिख दें, मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में मैं उस आंसर को राइट डाउन कर दूंगा। तो इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं और इनको सॉल्व किया जाता है। आपको मोर डिटेल्स लेने के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना होगा, तो वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके मैंने वहाँ पे वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर लें वहाँ पर, या फिर वहाँ पर मेरा नंबर होगा, उस नंबर से लेकर के मुझे कॉल कर लें और कॉल करने के बाद अब मैं आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन के ऐसे किसी क्वेश्चन के आंसर को सोल्यूशन मैं दे सकूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।